हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट। स्पेसिफिकली हमने फोकस किया है यहाँ पर जो आपका पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम है 12 जून, ठीक है, उसके लिए। और आपका ए का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका कंडक्ट हो चुका है। आई होप सो सभी का पेपर अच्छा रहा होगा जिन लोगों ने भी दिया है, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस रहेगा फिलहाल यूपी पीसीएस जो 12 जून को अब से लगभग 10-11 दिनों के बाद ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है। तो उस सीरीज़ में अभी तक हमने कर लिए हैं 27 सेट्स को, और ये है हमारा 28वें नंबर का सेट, ठीक है। आई होप सो वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बेसल नॉर्म्स आर ऑफन सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू। देखिए बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के इंटरनेशनल बैंक रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। ये हैं आपके, रेड इन कलर कर लेते हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन। इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस हैं ये, जो कि डेवलप किए गए हैं किसके द्वारा, ये डेवलप किए गए हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा, ठीक है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा, जैसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं BIS, ठीक है। ये BIS वो वाला नहीं है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, वो अलग BIS है, ये अलग BIS है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है बेस्ड नॉर्म्स, ठीक है। ये इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन को रेगुलेट करता है बेसिकली। और इसमें क्या है, प्रमोट किया जाता है, इसमें प्रमोट होता है, प्रमोशन होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल फंड्स को, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल फंड्स का जो है प्रमोशन यहाँ आपको देखने को, फाइनेंस फंड्स का कह लीजिए कि, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आपकी रेगुलेट होती हैं ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है। बेसल नॉर्म जो है आपका बैंकिंग सेक्टर से संबंधित चीज़ है, ठीक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट किससे संबंधित है, पार्लियामेंट से। अब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट आपका दिया गया है पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 5 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर दिया गया है। और इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं मोस्टली वो आते हैं आपके 79 से लेकर 122 नंबर तक के आर्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। और जो वेरियस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिस, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी आर्टिकल्स के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं, मतलब 79 टू 122 के बीच में जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं हम अपने स्टेटमेंट्स पे। तो पहली स्टेटमेंट लिखा गया है, इंडियन पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। बिल्कुल, जो लेजिस्लेटिव पार्ट है पार्लियामेंट, वो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, एंड ऑल्सो द स्टेट गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंडियन पार्लियामेंट नहीं है, वो वहाँ की जो वहाँ की जो होगी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद, वो होगी वहाँ की लेजिस्लेटिव ऑर्गन पार्ट, ठीक है, स्टेट का। बट पार्लियामेंट यहाँ पर पार्ट नहीं बनता है। तो ये वाला पार्ट जो इन्होंने गलत ऐड कर दिया है, तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाती है यहाँ पर आपकी, गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है, Indian Parliament occupies a preeminent and a central position in the Indian democratic political system because the Parliament forms the government। बिल्कुल, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है ना, इस चीज़ को एक्चुअली हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और ब्रिटेन में इसे किस मॉडल के तहत कहा जाता था, इसको कहा जाता था वेस्ट मिनिस्टर्स मॉडल, ठीक है, वेस्ट मिनिस्टर्स मॉडल, वेस्ट मिनिस्टर्स मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बनता है। तो ये स्टेटमेंट आपको सही हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई गलत होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। नेशनल सिविल सर्विस डे ये कब मनाया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 अप्रैल को। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो नेशनल सर्विस डे है, सिविल सर्विस डे जो है 21 अप्रैल को हम हर साल मनाते हैं, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है, बिकॉज ऑफ द जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके कंट्रीब्यूशन एंड हार्ड वर्क इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये मनाया जाता है। और ये हमने
शुरू किया था, इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द 2006। 2006 से हमने ये पहली बार मनाना शुरू किया नेशनल सिविल सर्विस डे। अब ये 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि देखिए जो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जो वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने जो पहली बार जो न्यूली अपॉइंटेड थे सिविल सर्वेंट 1947 के अंदर, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्टली अपॉइंटेड थे, न्यूली अपॉइंटेड सिविल सर्विसेज सर्वेंट थे, उनको एड्रेस किया था, मतलब उनको संबोधित किया था देश की मतलब जो होता है ना स्पीच दी जाती है, तो वो स्पीच इन्होंने उस टाइम पर पहली बार दी थी फर्स्ट होम मिनिस्टर ने 1947 21 अप्रैल को, ठीक है। और इन्होंने कहा था, पटेल जी ने कहा था कि जो सिविल सर्वेंट है वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, ठीक है। या दूसरी टर्म में हम कहें अगर जो स्टील फ्रेम को, तो ये कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन, देश की जो मतलब प्रशासन की जो बैकबोन है वो कौन है, सिविल सर्वेंट है। ये बात इन्होंने कही थी, ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है एग्जाम में, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल। चलिए फिर देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डेट्स पर है। नेशनल एंथम जो है हमारा, जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, तो वो जो गाना है मतलब सॉन्ग है एंथम, उसको भारतीय संविधान के अंदर कब अडॉप्ट किया गया, किस तारीख को, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो वो अडॉप्ट किया गया था आपका दैट इज इन, देखिए सबसे पहले हम सभी को जान लेते हैं कौन सी तारीख में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 की हम बात करें तो इस डेट में आपका नेशनल एंथम ये अडॉप्ट किया गया। 22 जुलाई 1947 को आपका हुआ था नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया था, फ्लैग को, ठीक है। ये डेट्स जो है ना वो रट जानी चाहिए, याद होनी चाहिए हमेशा, कोई गड़बड़ वाला काम नहीं। और यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं। 26 नवंबर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के तैयार हो चुका था, इनेक्ट नहीं हुआ था बट बन के कम्प्लीटली तैयार हो चुका था, ठीक है। और साथ में एक और रहती है आपकी 24 जनवरी, यही सेम डेट में 24 जनवरी 1950 को आपका जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ये दोनों ही अडॉप्ट किए गए थे, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 यही वो डेट थी, इसी दिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे, बने थे, ठीक है। तो ये 24 जनवरी 1950 की जो तारीख है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया और राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे राष्ट्रपति बने। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमईज की बात करी गई है यहाँ पर, एमएसएमई जिन्हें आप कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। तो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट जो है ये कब पास हुआ, ये पूछा गया है। तो देखिए एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट जो है ये 2006 के अंदर पास हुआ था, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, 2006 में पास हुआ। ये पहला लॉ था जिसके तहत जो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई, मतलब इस एक्ट के तहत पहला एक्ट बनाया गया 2006 में, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे उद्योगों को अब लगाकर प्रमोट करने की बात कही गई यहाँ पर, ठीक है। और इस लॉ के तहत जो है ये पूरे इंटरप्राइजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला था आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, छोटी छोटी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लगाकर आप कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और दूसरा था सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो मतलब आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए भी, सर्विस मतलब किसी भी टाइप की सर्विस, ठीक है। आपको कोई रास्ता ढूंढना है तो बीच में एक जस्ट डायल जैसी एप्लीकेशन थी, वो भी एक क्या है, सर्विस सेक्टर है। रास्ता इन द सेंस कि कोई भी यूनिट आपको फाइंड करनी है तो जस्ट डायल था एक, अभी भी चलता है, उसमें क्या है, सर्विस प्रोवाइड होती है आपको, ठीक है। तो इस तरीके की जो दो यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, 2006 इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज मेंशन्ड अंडर द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि जो आपकी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका या विधायिका इन दोनों से अलग है, सेपरेट है, ठीक है। तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल नंबर 50, ठीक है। ऑप्शन बी आर्टिकल नंबर 50 इज द करेक्ट आंसर, जो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन इंडिया। पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भारत की कौन सी है। देखिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होती है, पहले तो ये समझ लीजिए, ये एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर हार्बर रिच बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो वाइल्ड लाइफ रिलेटिव क्रॉप्स एरियाज, इसके अंदर मतलब जो एक नेचुरल फिनोमेना है या नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है, एनिमल्स हो गया या आपका रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, ठीक है, तो फ्लोरा फोना वाला जो सारी चीज़ें हैं वो एक बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में या अच्छी मात्रा में वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है भारत की सबसे पहली वाली, वो है अमीनपुर लेक। अमीनपुर लेक, और अमीनपुर लेक कहाँ पर है ये आपको देखने को मिलेगी, दिस इज इन तेलंगाना। दिस इज इन तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर ये आपको देखने को मिलती है और ये भारत की पहली साइट है और इसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो आया था उसके तहत इसे स्थान दिया गया पहला बायोडाइवर्सिटी साइट भारत का। ठीक है, अब इसको मैनेज करते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी और उसे कुछ फंडिंग प्रोवाइड किया जाती है ताकि उसका रखरखाव प्रॉपरली किया जा सके। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है डालोंग विलेज, तो डालोंग विलेज ये भी एक बायोडाइवर्सिटी साइट है। इसे देखिए बायोडाइवर्सिटी साइट्स जो है ना इसे शॉर्ट में लिखते हैं BHS। ठीक है, तो BHS शॉर्ट में आप बना सकते हैं इसे BHS, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो जो ये विलेज है डालोंग विलेज, ये आपको देखने को मिलता है मणिपुर के अंदर, मणिपुर के अंदर। ठीक है, और जो मजूली है, मजूली आइलैंड आपको काफ़ी फेमस है, असम के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर ये है आपका यहाँ पर होगरेकेन। होगरेकेन जो है ये आपका चितमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, जो चितमंगलूर डिस्ट्रिक्ट दैट इज चितमंगलूर, मंगलूर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका कर्नाटक के अंदर, वहाँ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अमीनपुर लेक जो है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है भारत की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या पंचायती राज सिस्टम है, उसकी शुरुआत जो है वो किस राज्य में हुई थी। देखिए नागौर डिस्ट्रिक्ट आपको नाम सुना होगा, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वहाँ पर ये सबसे पहले शुरू हुआ था और इसका इनॉग्रेशन जो है तो उस टाइम कर के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किया था। और कब किया था, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो पहला राजस्थान हुआ और इसके बाद राजस्थान के बाद आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे राजस्थान है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश जो है वो पंचायती राज को अपने राज्य में लागू करता है और उसके बाद जो है लगभग ये पूरे देश में शुरू हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान का भी कौन सी जगह है, नागौर जिला, नागौर डिस्ट्रिक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर एपेलिएट ट्रिब्यूनल फंक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो साइबर एपेलिएट ट्रिब्यूनल है ये किसके तहत फंक्शन करता है ये पूछा है। तो ये देखिए एक्चुअली जो साइबर एपेलिएट फंक्शन है ये किस जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये हुई थी अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसे हम कहते हैं IT एक्ट जो आया था 2000 का। ठीक है, इसके तहत ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसका काम था कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी थी बेसिकली। और इनिशियली इसे कहा जाता था साइबर रेगुलेशन एपेलिएट एक्ट, साइबर रेगुलेशन एपेलिएट एक्ट, क्रैट या CRAT, क्रैट आप तो प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे, साइबर रेगुलेशन एपेलिएट ट्रिब्यूनल। ठीक है, इनिशियली इसका यही नाम था और इसने, देखिए एक्ट तो आया था 2000 में और इसने काम करना चालू किया था 2006 के अंदर। ठीक है, इनएक्ट वर्किंग जो है इसकी 2006 के अंदर देखने को मिली है और इसका पर्पस था कि जो भी IT एक्ट के अंदर इसकी पावर्स है वो सिविल कोड के अंदर भी देखने को मिलती हैं अंडर द सिविल कोड प्रोसीजर एक्ट। देखिए सिविल कोड प्रोसीजर एक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये आपको देखने को मिलेगा, इसके तहत काम करेगा और इसमें 1908 का जो पार्ट है वो भी इंक्लूड किया गया था। और इसी के साथ में यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचर इन जस्टिस भी देखने को मिलता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो आते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब बात करें अगर जो ट्रिब्यूनल की, बेसिकली जो ट्रिब्यूनल होगा तो इसका जो हेड कौन होगा,
इसको हेड करते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट, या कह लीजिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर या प्रेसिडेंट ऑफिसर जो होते हैं वो हेड करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफिसर वो होता है जो उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी होती है कि वो हाई कोर्ट का जज बनने के क्वालिफाइड हो, मतलब अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर द जज इन द हाई कोर्ट, वो प्रिसाइडिंग बेसिकली इस ट्रिब्यूनल का क्या हो सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जज हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेरिटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द फिफ्थ शेड्यूल। पांचवा शेड्यूल जो है बेसिकली उसके अंदर कौन से स्टेट्स नहीं है ये पूछा है। तो देखिए ये आपका शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बात कर रहा है ना। तो पांचवा शेड्यूल है, पांचवा और छठा शेड्यूल, वो शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में बात करता है, अलग अलग एरियाज के। तो जो पांचवा शेड्यूल है तो 2016 तक की हम बात करें अगर जो, तो वहाँ पर इस टाइम तक यहाँ पर 10 स्टेट्स जो थे वो इसके अंदर आते हैं। वो 10 स्टेट कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहले उनके नाम पता होने चाहिए आपको। पहला है आपका आंध्रा, दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, शॉर्ट में लिख देता हूँ इसे छत्तीसगढ़, देन गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र MH, देन उड़ीसा एंड राजस्थान। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये आपके वो स्टेट्स हैं जहाँ पर आता है। ठीक है, तो देखिए जिन जो स्टेट्स, ये वो सारे स्टेट्स हैं जो आपके 10th शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं। बट यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए आपको फिफ्थ शेड्यूल में कितने स्टेट्स हैं और सिक्स शेड्यूल के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के नाम पता होने चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है अटल ज्योति योजना इज रिलेटेड टू। देखिए अटल ज्योति योजना जो है ये योजना थी आपकी किसकी, ये थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च की गई थी ये योजना या स्कीम अटल ज्योति योजना। इसके तहत, और अटल ज्योति योजना को कहा जाता है अजय, AJY। ठीक है, अटल ज्योति योजना दैट इज अजय। इसके तहत जो है ये उद्देश्य था कि डार्कनेस, जो अंधेरा है उसे हटाया जाए और उजाला लाया जाए। मतलब जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, ठीक है, गाँव की या शहरों की या छोटे शहरों की भी, तो हर जगह मतलब स्ट्रीट लाइट्स को लगा कर, देखिए बड़े शहरों में तो स्ट्रीट लाइट्स की सुविधाएं होती हैं, बट जो छोटे गाँव हैं, गाँव के अंदर जो गलियाँ होती हैं वहाँ पर लाइट्स की सुविधाएं नहीं होती, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती हैं, या बहुत छोटे कस्बे हैं वहाँ पर भी नहीं देखने को मिलता है कई जगह। तो वहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट इम्प्लीमेंट करके, ताकि वो रोड जो है वो रात में भी उजाला कर सके। तो ये था इसका मकसद जिसके लिए लॉन्च किया गया था। और इसके लिए जो एक एजेंसी है आपकी EESL, EESL का मतलब होता है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इसको इस काम के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, और इसका जो पूरा बजट था लगभग 583 करोड़ रुपीस का जो है यहाँ पर बजट देखने को मिलता है इस पूरे प्रोग्राम के तहत। और इस पूरे बजट का लगभग 75% जो है वो कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर दे रही है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ 25% है वो देगा कौन, जो उस एरिया का MP होगा। ठीक है, देखिए MPs को हर साल कुछ अमाउंट ऑफ फंड जो है वो दिया जाता है कि भाई वो अपने एरियाज को विकास के लिए। ठीक है, तो उस फंड में से 25% जो है वो MPs जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये थी कहानी। अब देखिए MPs जो फंड देते हैं ना उसको कहते क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। वो होता है आपका, दिस इज कॉल्ड एज MPLADS। ठीक है, इसको अगर हम बात करें तो ये होता है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स। ठीक है, फंड्स S लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, F की जगह S है, कोई इशू नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स, वहाँ से ये 25% आपका आएगा। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर। ठीक है, अब हाँ इसमें जो लाइट या स्ट्रीट लाइट लग रही हैं उसकी जो इंडिविजुअल की कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेट रखी गई, एस्टिमेटेड रखी गई। देखिए कहीं पर सस्ता हो सकता है, कहीं महंगा हो सकता है, बट एस्टिमेटेड रखा गया कि 25,000 का जो एक एस्टिमेटेड बजट है वो इस चीज़ में रखा गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा टू मच इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ ठीक है। अब इसके तहत जो रिलेटेड है किस चीज़ से, इसके अंदर रिलेटेड है ये आपकी
installation of solar lamp for electricity in the इलेक्ट्रिसिटी डेफिशिएंट एरिया, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर सोलर पैनल के थ्रू जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स आपने देखी भी होंगी, कई सारी स्ट्रीट लाइट्स पे सोलर पैनल लगा होता है, ऊपर बीच में बैटरी होती है और फिर वहीं पर एक लाइट भी लगी होती है एलईडी टाइप की, ठीक है। जो और वो एलईडी लाइट जो है वो 12 वॉट की आपकी होती है, ठीक है। तो ये योजना थी सोलर लैम्प इलेक्ट्रिसिफिकेशन इन द डेफिशिएंट एरियाज के अंदर। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखिएगा इन सभी को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पेंट्स या फिनिशेस, मतलब जो आप प्राइमर वगैरह यूज़ करते हैं पेंटिंग के दौरान, मतलब प्राइमर वगैरह सब जो बेसिकली वाइट वॉशिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल की जाती हैं उसके थ्रू जो भी निकलता है उससे किस टाइप के पॉल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर यह पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिथाइलिन ब्लू या ओजोन या नॉक्स ऐसा कुछ नहीं निकलता, यहाँ निकलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, वीओसीज या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पॉल्यूशन निकलता है ना उसे कहते हैं हैप्स। हैप्स क्या होता है? यस, हैप्स होता है हजार्डियस एयर पॉल्यूशन, ठीक है, या पॉल्यूटेंट, हजार्डियस एयर पॉल्यूटेंट एजेंट वो कहलाते हैं हैप्स। और साथ में पार्टिकुलेट पॉल्यूशन भी मिलता है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट दैट मीन्स ये क्या होगा, ये आपके डस्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है। डस्ट आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज़ में या अदर कम्युनिटीज़ मेंबर्स में भी, ठीक है। और जो कॉमनली हम बात करें वीओसीज़ की, जो कॉमनली वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्राइमर, वार्निशेस, इन सभी से क्या निकलता है, इन सभी से निकलता है जैसे बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड आपका निकलता है, कैरोसिन आपका यहाँ होता है इस्तेमाल, अमोनिया, टॉलविन, जाइलिन, ये सारी चीज़ें आपकी निकलती हैं। और ये सभी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, किस चीज़ का कॉज करती हैं, कार्सिनोजन, सॉरी नॉट कार्सिनोजन, या कार्सिनोजन या फिर न्यूरोटॉक्सिन कॉजिंग एजेंट्स हैं। ये जितनी भी चीज़ें बताई मैंने, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, टॉलविन, जाइलिन, ये सारे क्या हैं, कार्सिनोजन या फिर न्यूरोटॉक्सिन कॉजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। जो कि आपकी थ्रू द, और इसके थ्रू जो क्या होता है आपकी एक्सपोजर जब हमको देखने को मिलता है ना वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो हमें नोज़ के अंदर इरिटेशन, आइज़ के अंदर इरिटेशन, थ्रोट इन्फेक्शन या स्किन एलर्जीज या रेस्पिरेटरी डिजीजेस, अस्थमा, या कई सारी एलर्जीज हमको देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये था आपका 28th पार्ट। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।